यस हेलो स्टूडेंट, आज अपन माइक्रोवेव के अंदर कंडक्टर अटेन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसी स्पेशल मोड में। कल भी अपन ने इसे प्रीवियस लेक्चर में भी और उसे जस्ट और प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने अटेन्यूएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला ड्राइव किया था कि अपने वेवगाइड के अंदर कई फैक्ट होते हैं पावर लॉस के, और उसमें से एक फैक्ट ये है कि जो कंडक्टर वॉल्स होती है वेवगाइड की, उन पर भी फाइनाइट रेजिस्टिविटी के कारण जो फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन से करंट इंड्यूस होती है वो पावर लॉस हो जाती है। तो वो फ्लोइंग पावर रेट में डिक्रीजिंग पार्ट होता है, वो पावर लॉस होता है। तो अपन अटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा सी के लिए फॉर्मूला पावर लॉस टोटल ऑन द वॉल्स टू पीटी पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ वेवगाइड। तो अपन पीएल और पीटी फाइंड करके अपन अल्फा सी वेवगाइड कंडक्टर अटेन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कल अपन एक मोड में डिफरेंस थोड़ा सा चेंज कर दिया था कि एजेट टीएम मोड के में टीई मोड का एक्सपेंशन लास्ट में सब्स्टिट्यूट हो गया था, जिसको अपन मैंने इंप्रूव करने के लिए आपको स्टेप बता दिया। आज वाला मैं दूसरा मोड रिसोल्व कर रहा हूं, उसको डेफिनेटली एक मोड के कंप्लीट एनालिसिस के रूप में आप समझ लेना। मैं स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं, उनको समझ लेना। बाद में आप किसी भी वेवगाइड के किसी भी मोड के लिए अटेन्यूएशन कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हो। देखो इसमें क्या स्टेप्स फॉलो करनी है। सबसे पहले अपन एज्यूम करें कि किस मोड में और किस वेवगाइड के किस मोड में अपन को अटेन्यूएशन कांस्टेंट निकालना है। तो पहले मैं ये बताऊं कि टी एम मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड, और हो सकता है सर्कुलर वेवगाइड में भी। तो पहला अपना सिलेक्शन हो गया कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड के टीएम मोड में, वो टीएम मोड के भी जो पॉसिबल मोड्स होते हैं जो एमएन से डिफाइन करते हैं, यदि वो भी डिफाइन कर लें तो अपने पास डेरिवेशन और भी इजी हो जाता है। लेकिन अपन एमएन के टर्म में डिराइव कर देंगे, फिर चाहे जिस मोड जो मोड गिवन है उसमें एमएन की वैल्यू रख के उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो टीएम मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड, तो सबसे पहले क्या निकालना होगा? फील्ड कंपोनेंट्स निकालने होंगे इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के टर्म में। यदि इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के टर्म में, वो तो अपने पास एक रिलेशन होता है वेवगाइड के लिए कि वेवगाइड का फील्ड कंपोनेंट डायरेक्टली रिमेबल नहीं है। लेकिन दो चीज याद रख लो कि टीएम मोड में एजेड जीरो होता है, इजेड नॉन जीरो होता है। क्लियर है? इजेड से अब जो इजेड की वैल्यू है वो साइन कोसाइन में आती है, तो साइन फॉर्म में आती है एक्स और वाई में, और जब टीई मोड में एजेड आता है वो कोसाइन फॉर्म में आता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर वेव फील्ड इक्वेशन ये होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है एजेड तो क्या होता है जीरो और इजेड नॉन जीरो। तो इजेड फील्ड प्रोपोगेशन इक्वेशन इजेड इज इक्वल टू गामा स्क्वायर इजेड होता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए जो गाइड वेवलेंथ, जो गाइड प्रोपोगेशन कांस्टेंट को अपन डेल अपॉन डेल जेड को माइनस गामा जी एज्यूम करें। कई बार अलग बुक्स में अलग नोट्स में आपको अलग फैक्टर एज्यूम मान सकते हैं, बीटा जी भी मान सकते हैं, आईटा बीटा जी भी होता है इसका मतलब। तो मैं यहां पर इस फैक्टर को एज्यूम करते हुए इस टाइप की इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो गामा जी के रेस्ट इक्वेशन में से आता है कि गामा जी का स्क्वायर इज इक्वल टू गामा का स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन होता है। ये तो था अपने पास रेस्ट्रिगेशन। ठीक है, यहां अपने पास गामा जी, जो अपने पास गामा स्क्वायर है उसकी वैल्यू तो गिवन है
ओमेगा स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन नॉट, तो अपने यहाँ पहले केवल गामा स्क्वायर प्लस के सी का स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं, जहां के सी कट ऑफ प्रोपोगेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अपन मानते हैं के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। कई बार कई बुकों में इसको एच स्क्वायर भी माना हुआ है, वो एक ही है अपने पास, यहाँ नोटेशन के सी स्क्वायर है। अब इसके सॉल्यूशन के लिए के एक्स के वाई की वैल्यू अपन क्या होती है, के एक्स इजकल टू होती है एन पाई अपॉन ए और के वाई की वैल्यू होती है एम पाई अपॉन पी, ठीक है। और दूसरा इसके रेस्टिगेशन सॉल्यूशन इजेट है, वो क्या होता है, कोई कांस्टेंट ए साइन एन पाई ए एक्स साइन एन पाई अपॉन बी एम वाई, और प्रोपोगेटिंग फैक्टर से गामा जी जेड ये और लिखते हैं, वो जेड का डिपेंडेंट फंक्शन, ये इसका इजेड सॉल्यूशन। जहां रेस्टिगेशन में यहां के एक्स के वाई के सी स्क्वायर की लगते हैं, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए अपन गामा जी की स्क्वायर को, यहां कट ऑफ इसको लिखते हैं ओमेगा सी स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, ठीक है। इसमें अपन म्यू एप्सिलॉन कॉमन ले लेते हैं, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा सी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो अपने पास आता है 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, और इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी अपन एफ के टर्म में लिखें तो देखिए म्यू एप्सिलॉन ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, तो ये 4 पाई स्क्वायर एफ सी 1 माइनस एफ अपॉन एफ सी का स्क्वायर, ये गामा जी स्क्वायर की वैल्यू है, जो कहीं अपने लास्ट डेरिवेशन को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के टर्म में सब्स्टिट्यूट करना हो तो ये कर लेते हैं। और उसका सॉल्यूशन इजेड एजेड 0 और इजेड का सॉल्यूशन ये आता है जो वेव फील्ड इक्वेशन के सॉल्यूशन से अपन वेव गाइड के अंदर डिफाइन कर चुके हैं। तो कुछ चीजें रख के डायरेक्ट पहले अपन कंप्लीट सॉल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, इजेड निकाल लो और रेस्टिगेशन गामा जी स्क्वायर का रेस्टिगेशन लिख लो एजेड, तो 2 फील्ड कंपोनेंट आ गए। जबकि अपने पास जो पीएल और पीटी के फॉर्मूले अपने पहले ड्राइव कर रखे हैं, जिसमें अपन को एच कंपोनेंट सी एच एक्स एच वाई एच जेड तीन, उसमें एच जेड एक तो 0 काउंट हो गया, एच एक्स और एच वाई की वैल्यू चाहिए अपन को, जबकि यहां वैल्यू इस टीएम मोड के सॉल्यूशन में इजेड की है कि इस रेक्टेंगल के इस मोड में पहले अपन वेव फील्ड इक्वेशन लिख के उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ये सॉल्यूशन इस टाइप का आ गया, उसमें रेस्टिगेशन ये आ गया, जिसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में गामा जी की वैल्यू अपने पास ये आ गई। अब अपन को एजेड एच के सारे फील्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं इसमें, तो एजेड तो क्या हो गया, सोल हो गया। अपने पास एच एक्स और एच आई की वैल्यू निकालनी है, गिवन वैल्यू इजेड है, तो मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके इसको फाइंड आउट करेंगे। फिर अपन पी एल और पी टी जो ट्रांसमिशन पावर और लॉस पावर है उनका अपन डेरिवेशन करके उस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके अल्फा सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये अपने टास्क का टारगेट है। तो अब देखो मैक्सवेल थर्ड और फोर्थ मैक्सवेल केसेस में इजेड अपने पास यहां इंपॉर्टेंट है, बस ये फॉर्मूला अपने पास बाद में यूज कर लेंगे। देखो पहले मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन से मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन डेल क्रॉस ई बराबर अपन जे में यदि अपन लें तो जे ओमेगा या आइटा और जे ये कोई डिफरेंस नहीं है, कई बार सिंबल्स में जे लिखते हैं वो माइनस अंडूट माइनस वन ही होता है, आइटा भी लिखते हैं अंडूट माइनस वन ही होता है। जे ओमेगा
म्यू एच। तो इसको अपन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें ताकि इसका कंपेरिजन करके कोएफिशिएंट निकालें, आई केप जे केप के कैप, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। क्या आ जाएगा? ई एक्स, ई वाई, ई जेड माइनस जे ओमेगा म्यू एच। ठीक है, तो एस की जगह अपन कंपोनेंट फाइल लिख दें, एच एक्स आई केप, एच वाई जे केप, एच जेड जीरो है इसका। इस इक्वेशन में आई केप, जे केप, के केप के कोएफिशिएंट का कंपैरिजन करके 3 रेस्टिगेशन रिलेशंस निकाल लें। पहले आई केप के कोएफिशिएंट का कंपैरिजन करने पर डेल अपॉन डेल वाई ई जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ई वाई इजकल टू जे ओमेगा म्यू एच एक्स माइनस डेल अपॉन डेल जेड गामा जी लिख देते हैं, डेल ई जेड डेल वाई प्लस गामा जी गामा जी, और यहाँ आ जाएगा ई वाई माइनस जे ओमेगा म्यू एच एक्स। रेस्टिगेशन फर्स्ट। दूसरा, जे केप का कोएफिशिएंट का कंपैरिजन करने पर डेल अपॉन डेल जेड ई एक्स माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ई जेड इजकल टू माइनस आइटा ओमेगा म्यू एच एक्स। डेल अपॉन डेल जेड की माइनस गामा जी लिख दें। ठीक है, तो दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, गामा जी ई एक्स प्लस डेल ई जेड डेल एक्स माइनस, वहाँ कैंसिल हो गया, माइनस आइटा ओमेगा म्यू एच एक्स। ये रेस्टिगेशन सेकंड। थर्ड की अपन को रिक्वायर्ड नहीं इसलिए छोड़ दे, एच जीरो है। ऐसे दो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन से निकालें, तो ये पार्ट में रख रहा हूं, अभी आगे अपन को सॉल्यूशन में रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, उधर मैंने थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन लिख के अपने 2 रिलेशंस फाइंड कर लिए। अब बाय फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन डेल क्रॉस एच, जे लॉसलेस के लिए, जो सिग्मा कंडक्टिविटी लॉसलेस के लिए अपन सिग्मा 0 मानते हैं, तो जे बराबर एप्सिलॉन, यहां आ जाएगा म्यू एप्सिलॉन आइटा ओमेगा ई। तो इसका अपन मैट्रिक्स फॉर्म लिखें, आई केफ जे केफ के कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। एच एक्स एच वाई और एच जेड जीरो है अपना। आइटा ओमेगा म्यू एप्सिलॉन ई को लिख दें ई एक्स आई केप ई वाई जे केप ई जेड के केप। इसमें भी अपन आई केप जे केप और के केप के कोएफिशिएंट का कंपेयरिंग कर लें।
तो पहला 0 माइनस एच वाई अपॉन डेल जेड इजकल टू जे ओमेगा म्यू एप्सिलॉन ई एक्स, डेल अपॉन डेल जेड माइनस गामा जी, तो प्लस गामा जी एच वाई जे ओमेगा म्यू एप्सिलॉन ई एक्स, ये अपने पास एक रेस्टिकेशन आ गया थर्ड। फिर जेके पे कोएफिशिएंट कंपेयरिंग करने पर पहला आएगा डेल एच एक्स अपॉन डेल जेड, दूसरा 0 जे ओमेगा म्यू एप्सिलॉन ई वाई, या डेल अपॉन डेल जेड की जगह माइनस गामा जी लिख दें, एच एक्स जे ओमेगा म्यू एप्सिलॉन ई वाई, ये अपने पास फोर्थ रिलेशन। अब इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन तीनों कमांड करके अपन एच एक्स और एच वाई के लिए डेरिवेशन करते हैं, क्योंकि अपन रिक्वायर्ड यही है, इसे ई एक्स ई वाई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इन चारों को रख लो, मैं आपस में मर्ज कर लेते हैं। तो पहले अपन को एच एक्स निकालना है, एच एक्स यहाँ है और यहाँ ई वाई है, तो इक्वेशन फोर्थ से ई वाई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूं, डेल ई जेड अपॉन डेल वाई प्लस गामा जी, अब ई वाई की वैल्यू वहां से लाओ, माइनस गामा जी, और नीचे आ जाएगा आइटा ओमेगा म्यू एप्सिलॉन और ई एच एक्स, ठीक है। आगे अपना इक्वेशन एजिटिव लिख लें, माइनस जे ओमेगा म्यू एप्सिलॉन एच एक्स, तो एच एक्स की टर्म को एक तरफ ले जाएं, तो यहां पहले नेगेटिव है, आइटा को ऊपर ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको इस साइड में ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये डेल अपॉन डेल जेड इसको अपन नेक्स्ट साइड में अपन ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो इस साइड में मैं कॉमन ले लूं एच एक्स, ठीक है, तो क्या बचेगा, गामा जी स्क्वायर और आइटा ऊपर आ जाएगा, ओमेगा म्यू एप्सिलॉन प्लस जे ओमेगा म्यू एप्सिलॉन देख लेना एक बार, एच ई वाई की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की है अपने, तो जे ओमेगा म्यू एप्सिलॉन, यहां केवल जे ओमेगा म्यू है, ठीक है, केवल जे ओमेगा म्यू है, तो जे ओमेगा म्यू एच एक्स को मरा गया, इधर डेल ई जेड अपॉन डेल वाई, आइटा को अपन से सोल्व कर लें, एच एक्स, ठीक है, तो यह आ जाएगा गामा, उस साइड में जाएंगे तो ऊपर क्या एलसीएम चला जाएगा, ये क्या एलसीएम है, ओमेगा म्यू एप्सिलॉन, और आइटा को मैं पहले नीचे लेके ऊपर ले पॉजिटिव हो जाएगा, वो नीचे गामा जी स्क्वायर प्लस
ओमेगा स्क्वायर, यहां केवल अपने पास आइटा ओमेगा जे, इसमें म्यू नहीं आएगा, केवल एप्सिलॉन आएगा। अपन एच का कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो यहां केवल म्यू आएगा, सॉरी एप्सिलॉन। उसमें क्यों? थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन में केवल ओमेगा एप्सिलॉन और थर्ड में ओमेगा म्यू आएगा। तो ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, ठीक है। और यहां देख लो म्यू केवल ओमेगा एप्सिलॉन। और माइनस कैसे कन्वर्ट होगा कि आइटा नीचे आके इसको ऊपर ले गए, तो डेल ई जेड अपॉन डेल वाई। तो ऐसे एच वाई और निकालें, तो एच वाई की वैल्यू निकालने के लिए इस सेकंड में ई एक्स की वैल्यू थर्ड रिलेशन से सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मतलब दो इक्वेशन तो अपने सोल्व कर लिए। उस थर्ड रिलेशन की मैं ई एक्स की वैल्यू ध्यान देके रख लेना, ई एक्स की वैल्यू रख रहा हूं इधर सेकंड में, तो गामा जी ई एक्स की वैल्यू गामा जी एच वाई अपॉन आइटा ओमेगा एप्सिलॉन प्लस डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स जे ओमेगा म्यू एच एक्स, ठीक है। यहां अपने पास जे को ऊपर ले जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा और उस साइड में वापस पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं एच एक्स कॉमन आ जाएगा, जे ओमेगा म्यू, और यह नेगेटिव वापस वहां पॉजिटिव हो गया, प्लस आइटा जे गामा जी स्क्वायर अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इजकल टू डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स। रिलेशन भी हो गया अपने पास। तो इससे एच एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, उस साइड में लगाए आइटा कॉमन ले लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस आइटा एप्सिलॉन, नीचे वही गामा जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन और डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स। ये लो एच एक्स, एच ओ अपन को एच वाई निकालना था, यहाँ वैल्यू किसकी रखी अपन ने, ई एक्स की, सेकंड था तो यहां एच वाई है, सॉरी, और यहां एच वाई है तो एच वाई कॉमन आएगा, ठीक है। तो मतलब ये एच वाई की वैल्यू हुई है, तो मिस प्रिंटिंग, ठीक। एच एक्स और एच वाई की वैल्यू थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन के इंटर रिलेशंस की वैल्यू रख के फाइंड कर लेते हैं। अब इनको याद रख लो या बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो अपने पास ये फाइंड आउट होनी चाहिए। तो अब देखिए अपने पास एच जेड तो जीरो था ही, अब ई जेड की वैल्यू यहां रख के एच एक्स निकालना है, यहां रख के एच वाई निकालना है, और एच जेड जीरो है। तो पहले मैं ऊपर निकाल रहा हूं एच एक्स आइटा, मतलब जे आइटा अपन एक ही चीज होती है, ओमेगा गामा जी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। अब ये देखो इजेड का यहां क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो ये तो प्रोपोगेटिंग फैक्टर को बता रहा है, ट्रांसवर्स नेचर को नहीं।
ये फील्ड वेरिएशन को बता रहा है। तो अपन तो केवल ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, तो कंपोनेंट एक्स और वाई का फंक्शन अपने पास ये एम्पलीट्यूड में है, तो केवल वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा, तो एम पाई मल्टीप्लाई में आ जाएगा, साइन का कोस हो जाएगा और ये एडिटिव रहेगा। तो ए एम पाई अपॉन बी, ठीक है, साइन एन पाई ए एक्स कोस एम पाई बी वाई, ठीक है। वाई एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर को छोड़ते हैं अपन। फिर एच वाई यार, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, माइनस जे ओमेगा एप्सिलॉन गामा जी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। एक्स के रेस्पेक्ट में है तो मल्टीप्लाई में ए एन पाई अपॉन ए आ जाएगा और ये कॉस में हो जाएगा एन पाई एक्स अपॉन ए, और ये पॉजिटिव साइन में रहेगा साइन एम पाई बी अपॉन वाई। ठीक है, अपन को रिक्वायर्ड थी एच एक्स और एच वाई की, और एच जेड अपन निकाल लिया जिस मोड के लिए अपन अटेन्यूएशन कांस्टेंट निकाल रहे हैं। यहां ये है गामा जी स्क्वायर की वैल्यू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के टर्म में यदि रखनी हो तो यहां गामा जी स्क्वायर की वैल्यू अपन ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और एच जेड 0 है ही, तो अब पावर लॉस और पावर प्रोपोगेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकालना, ट्रांसमिशन पावर और पावर लॉस का एक्सपेंशन ड्राइव करें। तो पहले 4 कंडक्टर वाल्व्स हैं अपने पास, तो पहला निकालें पावर लॉस एट लेफ्ट हैंड राइट वाल्व्स, मतलब x बराबर 0 एंड x बराबर a, ठीक है। इस साइड के राइट्स वाले y बराबर 0, y टॉप और बॉटम के नाम दे देंगे। तो देखिए यहां वाल्व्स के ऊपर दोनों पर सेम पावर लॉस होगा, वो एक्सपेंशन फील्ड के, इसलिए अपन एक इंटीग्रेशन करके डबल कर लेंगे इसका। इन दोनों प्लेन पर तो x बराबर 0 और x बराबर a रखें तो hx हमेशा 0 होगा, ऑन दीज hx तो 0 होगा, ठीक है। और hz पहले 0 है, ये नॉर्मल है उस पर, तो इस पर टेंजेंशियल कंपोनेंट hz बचा और hy बचा, क्योंकि यदि hz होता तो अपन hz को भी टेंजेंशियल मानते इस वॉल पर, ये ध्यान रखना अपन को। इसलिए अपन मार्च वाली जो अपने पास डेरिवेशन कर रहा हूं उसके अंदर आगे वाले दूसरे टाइप के मोड में ध्यान रखना है कि इसके अंदर तो अपने पास hx 0 आ गया, hz 0 नहीं आता तो अपने इंटीग्रेशन में इसको इंक्लूड करते, क्योंकि वो भी x बराबर 0 और y x बराबर a पर टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, और टेंजेंशियल कंपोनेंट का ही पावर लॉस में इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए अपन क्या करेंगे, इसको PL1 दे देते हैं, लेफ्ट और राइट साइड की जो वाल्स हैं 2 इंटू कर लेते हैं RS, इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वाल का, इंटीग्रेशन, और इस वॉल के ऊपर जो एरिया एलिमेंट है वो dy और dz, तो dz तो लेंथ का है तो पर यूनिट लेंथ लेना, dz पे इंटीग्रेशन नहीं करना, वो 0 से इनफाइनाइट हो जाएगी। dy की वेरिएशन 0 से b, केवल y का इंटीग्रेशन करना है, और यहां केवल hy का कंपोनेंट का स्क्वायर आएगा, hz 0 है, hx 0 है, और dy यहां dz आता है लेकिन पर यूनिट लेंथ पावर लॉस, ठीक है।
अब एच आई वैल्यू जिसमें एक्स बराबर तो क्या रख दो, ए रख दो या 0 रख दो, सेम ही वैल्यू आएगी क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा ये, तो सेम वैल्यू, हाँ एच एक्स स्क्वायर में 1 वैल्यू आ जाएगी इसकी। ये सारा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर होके, 2 से 2 कैंसिल हो गया। बाहर क्या क्या करना है, माइनस जे ओमेगा एप्सिलॉन ए एन पाई अपॉन ए गामा जी का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू, इन सब का स्क्वायर, और इसका मान 1 होगा स्क्वायर का। केवल एक इंटीग्रेशन बचा है 0 से b, जो y का फंक्शन है साइन स्क्वायर m पाई b y dy। और दो वाल्स पर एक साथ अपन पावलोस का एक्सपेंशन ड्राइव कर रहे हैं। तो इस इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर थीटा का 2 थीटा में कन्वर्ट करके अपन इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं। PL1 इस कंप्लीट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है अपने पास, वैल्यू जो अपन रखते हैं, ठीक है। इसको मैं कैपिटल X नाम दे देता हूं, मान लो कांस्टेंट बाद में रख देंगे, वापस वैल्यू रखिए। 0 से b, साइन को अपन 1 माइनस कोस 2 m पाई अपॉन बी वाई अपॉन 2 कोस 2 थीटा में चेंज कर लेते हैं, टी सेपरेटली डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो पहला 1/2, तो ये x पहला तो डायरेक्ट हो जाएगा b/2 इंटीग्रेशन। दूसरे वाले का अपने पास 1/2 साइन 2 थीटा अपॉन a, तो साइन 2m पाई अपॉन b तो बाहर आ जाएगा और लिमिट बचेगी साइन 2m पाई b y, जहां लिमिट है 0 से b। cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन साइन 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। लिमिट रखेंगे 0 तो 0 होगा, b रखें तो भी 0 होगा, तो लास्ट वाला टर्म तो 0 होगा, x dy। ये PL1 दोनों साइड, जहां कैपिटल X की वैल्यू ये है, ये कॉन्स्टेंट्स आ गए अपने पास इजी। PL दो वाल्स के ऊपर लॉस, पावर लॉस निकालिए। अब जो टॉप और बॉटम वाल्स पर पावर लॉस कहां निकालना है, टॉप और बॉटम वॉल, ऑन टॉप एंड बॉटम वॉल्स, मतलब y बराबर 0 एंड y बराबर b, y बराबर 0 एंड y बराबर b, इन दोनों पर अपन कौन सा फंक्शन 0 होगा, जो अपन साइन वाला फंक्शन y में कौन सा आ रहा है, दूसरा hy हमेशा 0 होगा इसमें। वो m पाई इंटीजर पर डिपेंड करता है, लेकिन अपने स्क्वायर के अंदर इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं, m पाई, m का मान 1 2, जिसे m की क्या लिखा अपने y बराबर b, तो m पाई साइन m पाई ऑलवेज 0 होता है, तो hy 0 hz 0, केवल एक कंपोनेंट बचेगा hx, एट वेयर hy hz 0। तो दोनों वाल्स पर टोटल पावर लॉस PL2 निकालना है, तो वही 2 इंटू RS अपॉन 2 इंटीग्रेशन, इसमें जो एरिया एलिमेंट dx dz होगा, तो dz परमानेंट लेंथ है, dx के ऊपर इंटीग्रेशन करना है,
तो dx पर 0 से a तक और hx का स्क्वायर करना है और dx लिखना है। यदि hz होता तो hz का स्क्वायर होता, वो भी टेंजेंशियल है इस पर। वो टीई मोड में ध्यान रखना, यहां जो इंटीग्रेशन है hy स्क्वायर प्लस hz स्क्वायर लेंगे उस पर, hx तो 0 रहेगा लेकिन hz वहां 0 नहीं होगा टीई मोड में, और यहां पर भी hx प्लस hz स्क्वायर, लेकिन इंटीग्रेशन x का उस वाल पर dx के रेस्पेक्ट में होगा और इसमें dy के रेस्पेक्ट में होगा। Ez के अंदर ये फर्क आएगा यहां। तो वैल्यू rs, अब वो पीछे देख लो, वहां hx में कांस्टेंट का स्क्वायर कर लो पहले, तो यहां लेके कांस्टेंट में क्या बचा है, j ओमेगा एप्सिलॉन गामा जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन कैपिटल A m पाई अपॉन b, इन सब का स्क्वायर होगा। इंटीग्रेशन वो 1 हो जाएगा कोस m पाई b, y बराबर 0 और b पर स्क्वायर हमेशा 1 हो, इसकी वैल्यू कोस m पाई हमेशा स्क्वायर में 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन a और क्या बचेगा, साइन स्क्वायर n पाई अपॉन ax dx। इसका इंटीग्रल सेम उसी टाइप से जो अपन साइन स्क्वायर m पाई b का किया था, तो वो उसमें b/2 आया था, लिमिट 0 से b थी, इसमें 0 से a तो a/2 आ जाएगा। तो मतलब ये कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट के अंदर मल्टीप्लाई में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू केवल क्या आ जाएगी, a/2 आ जाएगी। PL2 कैलकुलेट हो गया, मतलब टॉप बॉटम, मतलब चारों वाल्स पर टोटल पावर दोनों का सम कर दें PL1 PL2, ठीक है। ये वैल्यू और PL1 ने x की वैल्यू रख के PL1 और PL2 दोनों की वैल्यू का सम कर दें तो टोटल पावर लॉस PL का एक्सपेंशन आ गया अपने पास, जो A B M N जो कांस्टेंट्स है फ्रीक्वेंसी के, उसके बेसिस के टर्म में आ गए। फ्रीक्वेंसी दे दे, मॉड पॉसिबल दे दे, और सब जो वैल्यूज अपने ए बी डायमेंशन दे दे तो अपन इसकी परफेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टोटल पावर लॉस कैलकुलेट हो गया। अब पावर ट्रांसमिशन PL टोटल PL बराबर PL1 प्लस PL2 काउंट कर रहे हैं। टोटल पावर PL बराबर PL1 प्लस PL2। अब PT निकालना है, पावर ट्रांसमिशन। तो पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला है ट्रांसमिशन इंपीडेंस इंटीग्रेशन ST का स्क्वायर dx। यदि ET का स्क्वायर कर दे, TM मोड में ST का स्क्वायर लेते हैं, TE मोड में HET का, तो ZT इधर आ जाएगा, मतलब इसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं अपन 2ZT, तो ET का स्क्वायर ट्रांसवर्स कंपोनेंट DS, ऐसा लिख सकते हैं। तो TM मोड में ST से निकालते हैं, TE मोड में ET से निकाल लेते हैं। तो देखिए यहां पर अपने पास HX HY है, सेट T/2 DS एलिमेंट मतलब पावर प्रोपोगेशन अलोंग टू Z एक्सिस, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो X और Y डायमेंशन में है एरिया, तो उसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट का जो इंटीग्रेशन है X और Y डायमेंशन के रेस्पेक्ट में होगा, तो बस डबल इंटीग्रेशन होगा 0 से AX पर 0 से B Y पर, और ट्रांसवर्स कंपोनेंट भी क्या आएंगे HX स्क्वायर प्लस HY स्क्वायर,
एच स्क्वायर तो यहाँ 0 है, तो यहाँ क्या ले लेंगे dx और dy। उसमें जब ET में इसीलिए लेते हैं यहाँ पर क्योंकि TE मोड के अंदर फिर 3 कंपोनेंट हो जाते हैं, तो वहाँ TE मोड में ये कंपोनेंट का मतलब EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर में निकाल लेते हैं। अब HX और HY स्क्वायर ये कोई 0 नहीं है कहीं पर, क्योंकि इसमें A और B की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, पूरे डायमेंशन पर आपको इंटीग्रेशन करना है, तो दोनों का स्क्वायर करके जो कॉमन है काउंट ले लेंगे। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए अपने पास 2 स्टेप फॉलो करनी होगी। 2 स्टेप कौन सी कि एक बार अपन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर रिमेनिंग पार्ट का फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। तो इन दोनों चीजों में स्क्वायर कर लेते हैं पहले और कॉमन क्या आता है वो बाहर ले लेते हैं। तो जे ओमेगा स्क्वायर करोगे तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस जे ओमेगा स्क्वायर करोगे तो भी क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा। दोनों क्वांटिटी सेम आएगी। ठीक है, नीचे वाली क्वांटिटी सेम है, ए सेम है, तो कॉमन आएगा ZT/2 माइनस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ए स्क्वायर और पाई स्क्वायर भी कॉमन आएगा अपॉन गामा जी स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन का होल स्क्वायर भी कॉमन आएगा। बच्चा क्या ब्रैकेट में जो अलग अलग पार्ट के साथ अलग अलग वैल्यूज बची प्लस में, फिर उनमें से अपन कॉमन डिफरेंट m और n की वैल्यू तो x के रेस्पेक्ट में है तो y, तो दोनों का सम करना है। सम के अंदर अपने पास ये कॉमन आ गया HX स्क्वायर प्लस HY स्क्वायर निकालना है। अब देखो इंटीग्रेशन रहेगा, हर टर्म 2 टर्म अलग अलग आएगी इसमें, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन टर्म वो 0 से a 0 से b। फर्स्ट इसका देख लें HX स्क्वायर में, तो इसमें क्या बच गया m स्क्वायर b स्क्वायर, स्क्वायर में तो लेना है, तो m स्क्वायर और b स्क्वायर तो कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। ये दोनों x स्क्वायर y स्क्वायर के कोएफिशिएंट है, दोनों अंदर इंटीग्रेशन में रहेंगे। साइन स्क्वायर n पाई ax कोस स्क्वायर m पाई अपॉन b y dx dy प्लस दूसरे इंटीग्रेशन में n स्क्वायर a स्क्वायर बच गया, n स्क्वायर a स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन होगा 0 से a 0 से b, फिर आएगा कोस स्क्वायर n पाई ax साइन स्क्वायर m पाई by और dx dy। ये 2 इंटीग्रेशन टाइप में, इस टाइप में सिंपली इंटीग्रेशन पहले वो सेम कोस टू थीटा फॉर्मूले से, जैसे इसका पहले अपन x के रेस्पेक्ट में कर लें तो 2 थीटा के फॉर्मूले से इसका x के रूप में a/2 आ जाएगा। फॉर्मूले की वैल्यू a/2 और बाद में y के रेस्पेक्ट में तो b/2 आ जाएगा। कोस टू थीटा में चेंज करेंगे तो पहले a/2 आ जाएगा, बाद में b/2 आ जाएगा। सिमिलरली ये होगा a/2 और b/2, सिमिलरिटी इंटीग्रेशन है। तो अपने पास यहां देखें
ए बी, तो ये तो कांस्टेंट तो रहेगा ही, इसका स्क्वायर अपने कर लिया, ये कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट के बाद में अंदर ब्रैकेट दो ए बी बाई 4 और ये ए बी बाई 4, ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 का मल्टीप्लेक्शन, मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ए बाई 2 डॉट बी बाई 2, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी जो पहले मैंने इंटीग्रेशन सोल्व किया उसी के बेसिस पर ए बाई 2 बी बाई 2। तो कंप्लीट पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला अपने पास क्या बच गया, तो माइनस जेड टी ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ए स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2 गामा जी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर ब्रैकेट में एम स्क्वायर है और ए बी है, तो केवल एम स्क्वायर ए बचेगा अपॉन 4b, दूसरे में एन स्क्वायर बी अपॉन 4a, चाहे 4 आप कॉमन बाहर ले सकते हो। अपने पास अब ये पीटी का ए बी डायमेंशन है तो पीटी का फॉर्मूला आता है, पीएल टोटल निकाल लिया था अपन। तो अटेंशन कांस्टेंट अल्फा सी बराबर पीएल टू पीटी, बस पूरा अटेंडेंस कांस्टेंट का डेरिवेशन होता है। ये टीएम मोड के अंदर मैंने कंप्लीट कंडक्टर अटेंशन कांस्टेंट अल्फा सी का डेरिवेशन कर दिया है, जहां पर अपन कई बार सॉल्यूशन के लिए एम एन की वैल्यू की टी एम 11 दे देते हैं और डायमेंशन की वैल्यू भी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वैल्यू भी देते हैं, तो गामा जी इन सब की वैल्यू भी अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, थोड़ा इजी फॉर्म में हो जाता है। तो ठीक है, ये था टी। अब टी मोड के एनालिसिस में कहां चेंज होगा वो एक बार फिर ध्यान से समझ लो। ये था पूरा टी एम मोड में, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं टी ई मोड में कहां से चेंज स्टार्टिंग होंगे। कि अपना दूसरा मोड आपको कैलकुलेशन मालूम, टीई मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड में निकालना हो मान। तो इसमें इनिशियली क्या मीनिंग मिल गया अपन को, EZ 0 AZ नॉट 0। तो मतलब यहां जो वेव फील्ड इक्वेशन है वो AZ में आएगा, तो उसका सॉल्यूशन भी AZ होगा। और वो अपने पास सॉल्यूशन कोसाइन में आता है, ध्यान रख लेना इसका, x m पाई अपॉन b y, उसका साइन में आता है EZ का, इसका कोसाइन में आता है, वो बाउंड्री कंडीशन सब्स्टिट्यूट करने के बेसिस पर है। और EZ ऑलरेडी काउंट रहता है इसमें 0, ठीक है। रेस्टिगेशन वो सेम ही, डायमेंशन की बेसिस फ्रीक्वेंसी सेम है, प्रैक्टिस तो अपन इसका इंपीडेंस गाइड प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा जी की वैल्यू सेम रहेगी। इसको अपन प्रोपगेशन के लिए गामा जी इक्वल टू आइटा बीटा के रूप में लिख सकते हैं, बीटा जी, तो बीटा जी के रूप में अपन फेज कांस्टेंट के रूप में आ जाएगी। पहले ऐसा पैटर्न बना के आपको फाइंड करने HX और HY, इसमें EX और EY भी फाइंड कर लेना, इससे क्या सिंप्लीफाइड हो जाएगी।
तो HX निकालोगे और HY निकालोगे, फिर PL1 और PL2 निकालेंगे। और PL1 जो साइड वाल्स हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड वाल्स हैं, उन पर x बराबर 0, x बराबर a पर एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, y बराबर 0 और y बराबर b पर एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। PL1 PL2 सेम सिमिलरिटी टाइप में, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है इंटीग्रेशन करते समय कि जब अपन PL1 निकाल रहे थे 2 क्रॉस ऐसा आएगा दोनों वाल्स पर RS स्क्वायर बाई 2। यहां इंटीग्रेशन टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो यहां पर जैसे मान लो कि पहले वाले में HX स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो प्लस HY तो 0 आएगा, दोनों में से एक आएगा, लेकिन HZ यहां पर है, तो इन दोनों का मोड निकाल के आपको क्या करना है, यहां पर जैसे पहले कौन सी रेस्पेक्ट में y है या z, तो ये x में है तो x dz तो लेना नहीं है, जबकि पहले वाले TM मोड में केवल HZ 0 था, इसलिए HX का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे थे। लेकिन इसमें आपको दो टर्म, जैसे दूसरा PL2 निकालोगे 2 क्रॉस RS अपॉन 2, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट एक तो होगा HY, HX तो 0 हो जाएगा उस पर, लेकिन दूसरा HZ तो रहेगा, तो HZ का स्क्वायर करके फिर उसका y के रेस्पेक्ट में पर यूनिट लेंथ में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अगर डिफरेंस TM मोड में TE मोड में ये वैल्यूज तो निकालेंगे, क्योंकि निकालने के बाद में पावर लॉस फैक्टर में भी HZ यहां इंक्लूड रहेगा, ठीक है। सेम प्रोसेस से सारे फील्ड्स मैक्सवेल इक्वेशन रिलेशन से निकालेंगे। फिर अपने पास पावर ट्रांसमिशन की बात आएगी, तो उस समय अपन पास ZT अपॉन 2 इंटीग्रेशन HT का स्क्वायर dx dy निकालते हैं। तो इसमें आपको तीनों कंपोनेंट होंगे, HT बाई 2, इंटीग्रेशन लिमिट तो क्रॉस सेक्शन पर A और B में होगी, लेकिन आपको यहां HX स्क्वायर HY स्क्वायर HZ का स्क्वायर होगा dx dy। तो अपन HZ ट्रांसवर्स कंपोनेंट में नहीं है, जबकि HZ यहां एग्जिस्ट है। अपन इसको ये वैल्यू कैलकुलेट कर लें या अपन ऐसे कर लें ताकि दो ही टर्म्स होगी, 2ZT इंटीग्रेशन ET का स्क्वायर वही ds ले लें, वो dx dy आएगा इंटीग्रेशन तो, लेकिन यहां दो ही कंपोनेंट इंटीग्रेट करने होंगे एट ZT इंटीग्रेशन EX का स्क्वायर EY का स्क्वायर dx dy। यहां पर अपन को EZ 0 गिवन है, ठीक है, वो इंटीग्रेशन थोड़ा इजी सोल्व हो जाएगा। तो अपन इसके अंदर पावर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट से निकाल लेंगे, पावर लॉस में एक एक्स्ट्रा टर्म्स एडिशन होगी HZ, उनमें HZ 0 था, इसलिए केवल HX HY स्क्वायर का ही इंटीग्रेशन कर रहे थे। बस ये T मोड का अल्फा सी, वही फिर फॉर्मूला सेम अपने पास, अल्फा सी इक्वल टू पावर लॉस अपॉन 2 पावर ट्रांसमिशन निकाल के अपन फॉर्मूला ड्राइव कर लें। ये हो गया अपने पास रेक्टेंगुलर वेवगाइड के अंदर पावर लॉस का एक्सप्रेशन। सेकंड, मान लो टी मोड रेक्टेंगुलर वेवगाइड में कंडक्टर अटेन्यूएशन कांस्टेंट फाइंड आउट न करके सिलेंड्रिकल वेवगाइड के लिए पूछ लिया जाए। कोई किसी मोड में पूछ सकते हैं, टी मोड में या टीएम मोड में, डिफरेंस कुछ नहीं, प्रोसेस पूरी कंप्लीट वही है और सॉल्यूशन अपने पास डिफरेंट है। जैसे सिलेंड्रिकल वेवगाइड के अंदर वही, जैसे इस मोड के लिए तो ये इक्वेशन यहां साइन कोसाइन नहीं आएगा, बेसल फंक्शन कोसाइन फाई में आएगा, तो बेसल फंक्शन कोसाइन फाई, फिर मैक्सवेल इक्वेशन को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ही रिप्रेजेंट करके HR H फाई HZ निकालना है। तो यहां जो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स होंगे वो H फाई होगा बाउंड्री पर और HZ होगा, ठीक है। यहां जैसे अपन HX H किसी बाउंड्री को अलग अलग ले रहे थे, यहां तो 4 बाउंड्री वॉल्स थी, वहां तो एक ही बाउंड्री वॉल्स होगी आपके पास, आपको
ए की बाउंड्री वाल के ऊपर रेस्टिगेशन करना है, मतलब आपको इस टाइप के फॉर्मूले से सिलेंड्रिकल वेवगाइड फॉर्म में लिख लिया। टीएम मॉड इन सी डब्ल्यू, तो एच जेड पर अपन का इसका इक्वेशन तो आप ऐसे लिखोगे, एच जेड बराबर गामा स्क्वायर एच जेड, लेकिन सर रिप्रेजेंटेशन किसमें करोगे? इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। फिर उसका सॉल्यूशन निकालोगे एच जेड, तो वो सॉल्यूशन शायद जहां तक मेरे को याद है अपने कि कोई कांस्टेंट आता है और बेसल फंक्शन एड ऑर्डर में आता है, यहां कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के सी आर या अपन एक्स एम एन, जो यहां पर एक नोट कर लेते हैं एक्स एम एन वैल्यूज, तो एक्स अपॉन ए और आर आ जाता है, ए इसकी रेडियस मानते हैं, बेसल फंक्शन एक्स एम एन अपॉन ए आर और एक कोस एन फाई आ जाता है। इस टाइप का इसका सॉल्यूशन आएगा। रेक्टेंगुलर वेवगाइड में तो अपने साइन कोसाइन सॉल्यूशन आता है, लेकिन सिलेंड्रिकल वेवगाइड के अंदर जब अपन इस वेव फील्ड इक्वेशन को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बेसल टाइप की इक्वेशन बनती है और एक बेसल पॉलिनोमियल फंक्शन के रूप में इसका सॉल्यूशन आता है। तो पहले तो प्रोसेस वही करेंगे, यहां इजेड तो 0 है, अदर रिमेनिंग कंपोनेंट निकालो EX, तो इसमें EX नहीं आएंगे, ER E5 HR और S5, ये चारों कंपोनेंट फाइंड आउट कर। यहां जो इंटीग्रेशन की X के रेस्पेक्ट में नहीं होगा, जैसे अपने पास फाई और थीटा और जेड 3 कोऑर्डिनेट होंगे, तो इसका सरफेस एलिमेंट को अपन जैसे अपन ऑर्थोगोनल सिस्टम में सरफेस एलिमेंट लिखा जाता है H2 S3 DU2 DU3। तो जैसे मान लो कि कंडक्टर बाल वाला है, तो वहां पर H1 DU1 नहीं होगा, R चेंज नहीं होगा, R तो फिक्स है सरफेस पर, तो कौन कौन सा हुआ H2, तो 1 रो 1, तो मतलब R DU2 का मतलब फाई और dz, r d5 dz, तो यूनिट लेंथ के लिए dz ने d5 के रेस्पेक्ट में r d5 लेके hi स्क्वायर, टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन से होंगे इस पर? रेडियल नहीं होगा, h का फाई कंपोनेंट, और दूसरा अपने पास z कंपोनेंट, इनके स्क्वायर पर अपन इंटीग्रेशन करेंगे फाई का। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में वही अपने पास सभी प्रोसेस में सभी फील्ड्स फाइंड आउट करके अपन PL बस वो इंटीग्रेशन में dx dy के नहीं स्पेरिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में इसका इंटीग्रेशन करना है, जबकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सॉल्यूशन किया है रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए। चाहे वो TM मोड होगा तो जस्ट चेंज हो जाएगा, EZ नॉन जीरो HZ 0 हो जाएगा, इक्वेशन चेंज हो जाएगी। वो इसका अपन सिलेंड्रिकल रिप्रेजेंट करेंगे, EZ निकाल, EZ से फिर रिमेनिंग कंपोनेंट निकाल लेंगे। फिर PL के लिए जो इंटीग्रेशन है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन यूज करके PL निकाल लेंगे, ट्रांसमिशन निकाल लेंगे PT, और दोनों के फॉर्म का रेशियो कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा? अटेन्यूएशन कांस्टेंट बोलते सिलेंड्रिकल वेवगाइड ऐसा। तो ये अपने पास कंप्लीट मैंने वेवगाइड एनालिसिस थ्योरी कर दी है। हाँ, छोटे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, आप इतना मैंने सिलेंड्रिकल वेवगाइड में और रेक्टेंगुलर वेवगाइड में अलग अलग टाइप से एनालिसिस कर दिया। तो इन दोनों में सिमिलरिटी, 3-4 पॉइंट की सिमिलरिटी आप लिख सकते हो, 3-4 पॉइंट की डिसिमिलरिटी आप इसमें लिख सकते हो। इंपॉर्टेंस किसका ज्यादा है वो आप लिख सकते हो। पोलराइजेशन, सिलेंड्रिकल वेवगाइड, रेक्टेंगुलर वेवगाइड में मैन्युफैक्चरिंग का भी डिफरेंस होता है। इजी कौन सी होगी? सिलेंड्रिकल बनाना होगा, रेक्टेंगुलर बनाना इजी होगा। या इसको कपलिंग करने में प्रॉब्लम होगी, या अपने पास सिलेंड्रिकल वेवगाइड का कम्युनिकेशन सेटअप में ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी डोमिनेट मोड होता है इसका 0-1 मोड,
और उस मोड के अंदर ये कम्युनिकेशन या राडार कम्युनिकेशन में सेटअप में यूज की जाती है। कौन सी? सिलेंड्रिकल वेवगाइड। इसको कपलिंग इजी होता है ए गाइड से। फैराडे रोटेशन स्टम्प, वहां अपने पास कपलर, जैसे रेक्टेंगुलर वेवगाइड को कपलिंग में कॉम्प्लिकेंसी होती है, ठीक है। तो अपन दोनों वे टाइप्स की वेवगाइड के दो टेबल 4-5 पॉइंट आपको जो नोट्स में भी मिल जाएंगे, आपको कहीं बुक में मिल जाएंगे, आपको नेट पर भी मिल जाएंगे कि सिमिलरिटी इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड एंड सिलेंड्रिकल वेवगाइड के कम से कम 5 पॉइंट आपको तैयार होने चाहिए। डिसिमिलरिटी होनी चाहिए। फिर इंपोर्टेंस ऑफ एनीवन, कि जो ज्यादा अच्छा कौन सा है और क्यों है, उसके अपने पास 4 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। और अपने पास जो क्वेश्चन आपके पास है वो 20 नंबर का पैटर्न, फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यूमेरिकल बेसिस आएगा, ठीक है। ये वेवगाइड कंप्लीट हो गया अपना आज, ठीक है। तो अपन कल नेक्स्ट क्लास में वही अल्टरनेट जो अपने पास केविटी रेजोनेटर के बारे में अपन एक डिस्कस करेंगे, रेजोनेटर क्या होता है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही है। ओके, थैंक्स।